हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आरटीआई एक्ट चल रहा है और आरटीआई एक्ट के चैप्टर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 5 हम आज इस वीडियो में देखेंगे, जो कि डील कर रहा है पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस, अपील एंड पेनल्टीज से। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, जो कि सेक्शन 18 to 20 हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन हमें सेक्शन 18 में दिया है, अपील हमें सेक्शन 19 में दी है और पेनल्टीज हमें सेक्शन 20 में दी है। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 3 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था और चैप्टर 4 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को क्या पावर्स दी गई हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो हमें पढ़ना है सेक्शन 18 में, जो कि डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य। ठीक है, क्या शक्तियाँ होंगी और क्या उनके काम होंगे। चलिए, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 देखिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस मे बी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 कह रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ये ड्यूटी होगी कि वो किसी व्यक्ति से उसकी कंप्लेंट को रिसीव करे और उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करे। ठीक है, किन व्यक्तियों से रिसीव करना है कंप्लेंट, ये हमें यहाँ क्लॉजेस में बताई गई हैं। क्लॉज ए देख लीजिए, फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज़ बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this act। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति से जो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सबमिट करने में अनेबल है, असमर्थ है। ठीक है, किस रीज़न से, कि इस एक्ट के अंतर्गत ऐसा कोई भी ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया है। ठीक है, सेकेंड देखिए, और बिकॉज द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज और हर एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट for forwarding the same to the Central Public Information Officer or a State Public Information Officer or senior officer specified in subsection 1 of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission as the case may be। ठीक है, या ऐसा व्यक्ति जिसको सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने उसकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, या उसकी एप्लीकेशन जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी थी या अपील के लिए कोई एप्लीकेशन की थी इस एक्ट के अंतर्गत, उस एप्लीकेशन को सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर जो कि सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाई किए गए हैं, उनको फॉरवर्ड करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ये ड्यूटी होगी कि ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट को वो रिसीव करे और उसकी इंक्वायरी करे। ठीक है, क्लॉज बी में देखिए, फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, क्लॉज बी कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, उसको उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में भी किसकी ड्यूटी है, कमीशन की ड्यूटी है कि वो उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट करे, रिसीव करे और उसकी इंक्वायरी बैठाए। ठीक है, क्लॉज सी है, हु हैज़ नॉट बीन गिवन अ रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको इस एक्ट के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन से उसको एक्सेस नहीं करवाया है, या फिर उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई कंप्लेंट करता है तो जो कमीशंस हैं, दोनों कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो इंक्वायरी करे उसकी कंप्लेंट पर। क्लॉज डी, हु हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फी विच ही और शी कंसीडर्स अनरीजनेबल। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो उससे अमाउंट मांगा गया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए वो अनरीजनेबल है। ठीक है, तो ऐसे में भी वो कंप्लेंट करेगा किसको, कमीशन को, और कमीशन की ये ड्यूटी होगी कि वो उसकी कंप्लेंट को रिसीव करे और उसकी इंक्वायरी करे। क्लॉज ई, who believes that he or she has been given incomplete,
मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि ये जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि जो इस एक्ट के अंतर्गत उसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या मिसलीड कर रही है उसको, या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे में भी वो कंप्लेंट कर सकता है किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। और कमीशन की ये ड्यूटी हो जाएगी कि वो इंक्वायरी करे उसकी कंप्लेंट पर। और क्लॉज एफ कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है, क्लॉज एफ कह रहा है और ऐसे किसी व्यक्ति की भी कंप्लेंट रिसीव करेगा कमीशन जो कि किसी अदर मैटर से रिलेटेड है और किसी रिकॉर्ड की एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट की गई है इस एक्ट के अंतर्गत, तो वो व्यक्ति भी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ सबसेक्शन 1 में तो हमने आपको बता दिया कि ये व्यक्ति हैं जिनकी कंप्लेंट रिसीव की जाएगी कमीशन के द्वारा और कमीशन की ड्यूटी हो जाएगी कि वो इंक्वायरी करे। सबसेक्शन 1 में हमने उनके ड्यूटीज़ पढ़ ली। ठीक है, सबसेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है, ड्यूटी की बात कर रहा है। अब देखिए सबसेक्शन 2, where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे मैटर में इंक्वायरी करने के रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, ठीक है, युक्त आधार हैं, तो ऐसे में वो क्या करेगा, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकेगा, स्टार्ट कर सकेगा। क्लियर है। अब देखिए सबसेक्शन 3, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शेल वाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर अंडर दिस सेक्शन हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट while trying a suit under the Civil Procedure Code 1908 in respect of the following matters namely। देखिए यहाँ से आपका MCQ भी बन सकता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जब इस सेक्शन के अंतर्गत इंक्वायरी कर रहे होंगे तो उनके पास कौन से कोर्ट की शक्ति है, सिविल कोर्ट की। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए किन मैटर्स में सिविल कोर्ट की शक्ति है। क्लॉज ए देखिए, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एंड कंपेल देम to give oral or written evidence on oath and to produce the document or things। ठीक है, जैसा कि सिविल कोर्ट को शक्ति दी गई है सिविल प्रोसीजर कोड में कि वो समन इशू कर सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति की अटेंडेंस इन्फोर्स करा सकता है या किसी व्यक्ति को ओरल या रिटन एविडेंस देने को कंपेल कर सकता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करवा सकता है, तो वही सारी शक्तियाँ यहाँ पर कमीशन को भी दी गई हैं। क्लॉज बी देखिए, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन और डिस्कवरी रिक्वायर कर सकता है। क्लॉज सी देखिए, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। ठीक है, तो एफिडेविट पर एविडेंस रिसीव कर सकता है जैसा कि सिविल कोर्ट करती है। क्लॉज डी देखिए, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, किसी कोर्ट या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपीज मांगना। ठीक है। क्लॉज ई, इशूइंग समन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए समन इशू करना। और क्लॉज एफ कह रहा है एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, कोई भी अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को किसकी शक्तियाँ होंगी, सिविल कोर्ट की। क्लियर है। सब सेक्शन 4, notwithstanding anything inconsistent contained in any other act of parliament or state legislature, as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may during the inquiry of any complaint under this act examine any record to which this act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any ground। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी अदर एक्ट में ऐसी किसी बात के होते हुए जो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, तो
तो ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस एक्ट के अंतर्गत किसी कंप्लेंट की इंक्वायरी के दौरान, ठीक है, जब वो इंक्वायरी कर रहे होंगे उस टाइम पीरियड में एग्जामिन कर सकती है किसी रिकॉर्ड को जिस पर ये एक्ट अप्लाई होता है और जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, और उसके द्वारा ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी ग्राउंड पर रोका नहीं जाएगा। क्लियर है? सेक्शन 18 अच्छे से समझ में आ गया, पावर्स और क्या फंक्शंस हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के। अब हमें पढ़ना है अपील, जो कि डील कर रहा है सेक्शन 19 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया अपील। अब देखिए सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1, एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7 or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be in each public authority। सेक्शन 19 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए हम इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। अपील, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंडिका में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सबसेक्शन 1 या सेक्शन 7 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए में जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत अगर उसे कोई डिसीजन प्राप्त नहीं हुआ है या वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन से, उसके विनिश्चय से अग्रीव्ड है यानी व्यथित है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जो है 30 दिन के अंदर, ठीक है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, किस दिन से, उस पीरियड की एक्सपायरी से 30 दिन के अंदर या जिस तारीख को डिसीजन उसको मिला है उसकी तारीख से 30 दिन के अंदर अपील कर सकेगा उस ऑफिसर को जो कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से सीनियर रैंक का है, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में क्या समझ में आया आपको कि 30 दिन के अंदर अपील की जाएगी उस पीरियड की एक्सपायरी से 30 दिन के अंदर या फिर जो डिसीजन प्राप्त हुआ है, ठीक है, उस तारीख से 30 दिन के अंदर ऐसे ऑफिसर को जो कि प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से सीनियर रैंक का है। क्लियर है? यहाँ पे 30 डेज अच्छे से याद करिएगा। प्रोविजो देखो, provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of 30 days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई है 30 दिन की, ठीक है, उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, यानी कि जो सीनियर रैंक का ऑफिसर है वो 30 दिन के बाद भी उस अपील को एडमिट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से वो 30 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाया। अब देखो सबसेक्शन 2, वेयर एन अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी अंडर सेक्शन 11 टू डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, द अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की, ठीक है, थर्ड पार्टी की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जहां पर अपील की जाती है किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जाती है सेक्शन 11 के अंतर्गत किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए,
ठीक है। तो ऐसे में वो जो थर्ड पार्टी है जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही है, तो वो थर्ड पार्टी के द्वारा अपील कब की जा सकती है? उस आदेश की जिस दिन आदेश दिया था सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर उस थर्ड पार्टी के द्वारा अपील की जा सकती है। क्लियर है? अब देखो सबसेक्शन 3, अ सेकेंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल लाई विद इन 90 days फ्रॉम द डेट on which the decision should have been made or was actually received with the Central Information Commission or the State Information Commission। उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। अब देखो सबसेक्शन 3 किसकी बात कर रहा है? सेकेंड अपील की। ठीक है, सेकेंड अपील कब होगी? तो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट अपील कितने दिनों के अंदर होगी? 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर। उस तारीख से जिस तारीख को वो डिसीजन दिया जाना चाहिए या वो डिसीजन एक्चुअली रिसीव किया गया है, उस दिन से 90 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को क्या की जाएगी? अपील की जाएगी। अब देखो प्रोविसो, provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of 90 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time। परंतु यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। ठीक है, तो जैसे कि सबसेक्शन 1 में प्रोविज़ो दिया गया था ना कि 30 डेज़ के बाद भी एडमिट कर सकता है अपील अगर सफिशिएंट कॉज हो तो सबसेक्शन 3 में जब सेकंड अपील होगी तो उसमें भी सेम प्रोविज़ो ये कह रहा है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो 90 दिन की पीरियड के बाद भी अपील को एडमिट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि कोई सफिशिएंट कॉज था जिस वजह से वो व्यक्ति विद इन टाइम अपील फाइल नहीं कर पाया। अब देखिए सबसेक्शन 4, if the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred, relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party। यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की यानी थर्ड पार्टी की सूचना से संबंधित है, तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर देगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई अपील फाइल की गई है, ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन उस थर्ड पार्टी को जिसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही है उसको क्या देगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा सुनने का। ठीक है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। अब देखो सबसेक्शन 5, इन एनी अपील प्रोसीडिंग द ओनर्स टू प्रूव दैट अ डिनायल ऑफ अ रिक्वेस्ट वॉज जस्टिफाइड शैल बी ऑन द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी हु डिनाइड द रिक्वेस्ट। अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इनकार किया था होगा। अब ये बात कर रहा है ओनर्स ऑफ प्रूफ की। ठीक है, कि सबूत का भार किस पे होगा। तो अपील की किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट डाली गई थी, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट है उसका डिनाइल करना, ठीक है, उसको अस्वीकार करना जस्टिफाइड था, तो ये प्रूफ करने का बर्डन किस पे होगा? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को होगा जिसने वो रिक्वेस्ट डिनाई की थी। क्लियर है? अब देखिए सबसेक्शन 6, एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall be disposed of within 30 days of the receipt of the appeal। कितने दिनों के अंदर डिस्पोज की जा रही है? 30 दिन के अंदर अपील की प्राप्ति से, और within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof as the case may be
बी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक ना हो किया जाएगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिया गया है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अगर कोई अपील की गई है तो उसको डिस्पोज कितने दिनों में किया जाना है, 30 डेज में किया जाना है। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि अगर उस पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा, अगर वो 30 दिन के अंदर अपील डिस्पोज नहीं कर पाए तो जो टोटल पीरियड होगा वो कितने दिन तक का बढ़ सकता है, 45 डेज तक का। ठीक है, और उस तारीख से जिस दिन अपील फाइल की गई थी, और जो रीजंस होंगे वो लिखित में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब देखिए सबसेक्शन 7, द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शैल बी बाइंडिंग। यथा स्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्ध कर होगा। ठीक है, तो जो डिसीजन होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का वो बाइंडिंग होगा। सबसेक्शन 8, इन दिस डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी हैज़ द पावर टू require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provision of this act, including by providing access to information if so requested in a particular form। अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है। ठीक है, खंड का क्या कह रहा है, लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है कि उसके डिसीजन में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास क्या पावर है कि वो रिक्वायर कर सकता है किसी पब्लिक अथॉरिटी से कि कोई स्टेप वो ले सके जो भी नेसेसरी हो इस एक्ट के प्रोविजंस के कंप्लायंस को सिक्योर करने के लिए, और इंक्लूड करता है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को ये भी पावर है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन की एक्सेस प्रोवाइड करवाए यदि रिक्वेस्ट की गई है एक पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, क्लॉज 2, बाय अपॉइंटिंग अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना। और कौन सी शक्ति है कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना। क्लॉज 3, बाय पब्लिशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना। ठीक है, ये भी पावर है किसके पास, कमीशंस के पास। क्लॉज 4, बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। क्लॉज 5, बाय इनहेंसिंग द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिशियल्स, अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना। क्लॉज 6, बाय प्रोवाइडिंग इट विद एन एनुअल रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। ठीक है, ये सारी क्या बता रहे हैं आपको, पावर बता रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। Clause B, require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered। लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा करना। ठीक है, अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी रिक्वायर कर सकता है। क्लॉज C, impose any of the penalties provided under this act, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना। और क्लॉज D, रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, आवेदन को नामंजूर करने की भी शक्ति है किसके पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। अब देखिए सबसेक्शन 9, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शैल गिव नोटिस ऑफ इट्स डिसीजन इंक्लूडिंग एनी राइट ऑफ अपील टू द कंप्लेनेंट एंड द पब्लिक अथॉरिटी। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है सूचना देगा।
ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या देगा, नोटिस देगा कि कंप्लेनेंट को और पब्लिक अथॉरिटी को अपील करने का भी राइट है। इस बात का नोटिस कौन देगा, कमीशन देगा। सबसेक्शन 10, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी शेल डिसाइड द अपील इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाए, ठीक है। तो अपील को कैसे डिसाइड किया जाएगा, उस मैनर में किया जाएगा, उस प्रोसीजर में किया जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब की जाए। आई होप आपको सेक्शन 19 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपील वाले सेक्शन से आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए, आपको टाइम लिमिट अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन होता है अपील का वो इम्पॉर्टेंट है, हर एक्ट का आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 20 पे, जो कि डील कर रहा है पेनल्टीज से, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। शास्ति सबसेक्शन 1, where the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer as the case may be has without any reasonable cause refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under subsection 1 of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of 250 rupees each day, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, each day, ठीक है, प्रत्येक दिन की बता रहा है, till application is received or information is furnished. So, however, the total amount of such penalty shall not exceed 25,000 rupees. Important है, यहाँ से MCQ बिल्कुल आ सकता है आपका। जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा प्रत्येक दिन के लिए। तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। देखिए सबसेक्शन 1 में कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं। जहां सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ये राय है, ठीक है, किसी अपील को डिसाइड करते समय या किसी कंप्लेंट को डिसाइड करते समय कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उस एप्लीकेशन को रिसीव करने से इनकार किया है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की है उस टाइम लिमिट के अंतर्गत जो कि सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाई किया गया है टाइम, ठीक है, या फिर उसको जानबूझकर मना कर दिया है उसकी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट प्राप्त करने से या जानबूझकर उसको गलत इंफॉर्मेशन दी है, आधी अधूरी दी है या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है या फिर उस इंफॉर्मेशन को जो कि मांगी गई थी उस व्यक्ति के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया गया है, या फिर उस इंफॉर्मेशन को फर्निश कराने के लिए किसी भी प्रकार की बाधा डाली है, तो पेनल्टी क्या होगी उस ऑफिसर पे 250 रुपीज़ ईच डे, ठीक है, यानी 250 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी जब तक कि वो एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो जाती या इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को फर्निश नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन जो टोटल अमाउंट होगा यानी कि 250 रुपये लगती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी वो जब तक कि इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं होगी या रिसीव नहीं होगी एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन ये जो पेनल्टी है वो 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है? अब देखो प्रोविजो इसका। Provided that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.
परंतु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने के पहले। ठीक है, और उस अवसर में वो क्या है ना, अपना कोई कॉज भी बता सकता है, रीज़न भी बता सकता है कि उसने ये सारी चीज़ें क्यों की हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग that he acted reasonable and diligently shall be on the central public information officer or state public information officer as the case may be। परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्त रूप से और तत्परता पूर्वक कार्य किया है यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा। अभी मैंने आपको बताया ना इस प्रोविज़ो में कि अगर उसका कोई रीज़न रहा होगा ऐसा कोई भी काम करने का तो वो अपने जब उसको मौका दिया जाएगा तब वो बोल सकता है। लेकिन आगे प्रोविज़ो ये कह रहा है कि उसने जो भी काम किया है जिसका कोई रीज़न है, ठीक है, मतलब उसका प्रूफ करने का भार किस पे होगा कि युक्त कारण था उस सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे जिस पे पेनल्टी इम्पोज की जानी है। क्लियर है। अब देख लो सबसेक्शन 2, वेयर द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील is of the opinion that the central public information officer or state public information officer as the case may be has without any reasonable cause and persistently failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under subsection 1 of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the central public information officer or the state public information officer as the case may be under the service rules applicable to him। जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, वहाँ वह यथास्थिति ऐसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। तो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जहाँ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की अपील डिसाइड करते समय, कोई कंप्लेंट डिसाइड करते समय ये राय है कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के कंटिन्यू वो मतलब लगातार असमर्थ रहा है, असफल रहा है किसी एप्लीकेशन को प्राप्त करने में या फिर उसने कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में, या फिर उसने मना कर दिया है उस इन्फॉर्मेशन को देने से या जानबूझकर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है या मिसलीडिंग करने वाली इन्फॉर्मेशन दी है या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया है जो कि मांगी गई थी उस व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी अदर मैनर में उसने बाधा डाली है ऐसी इन्फॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट लागू सेवा नियमों के अधीन, ठीक है, जो भी सर्विस रूल एप्लीकेबल होंगे उनके अधीन रहते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनिक कार्यवाही के लिए रिकमेंड कर सकेगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को चैप्टर 5। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।